हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण में, सी ऑप्शन है समतल दर्पण में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस प्रांत का राजा था। ए ऑप्शन है अंग प्रांत का, बी ऑप्शन है मगध प्रांत का, सी ऑप्शन है मिथिला प्रांत का, डी ऑप्शन है काशी प्रांत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किस प्रांत का राजा था। तो जो कर्ण थे ये अंग प्रांत के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण के माता जी का नाम क्या था, तो कुंती था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है रोम में, डी ऑप्शन है चीन में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है मछली में, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों में, सी ऑप्शन है मनुष्य में, डी ऑप्शन है जानवर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 3 अल्फा + 3 बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 3 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और यहाँ से भी 3 हम बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा बचेगा, तो यहाँ पे हम बीटा लिख दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये शून्यकों का योग होता है। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b/a। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो इसका मान आएगा कहां से, तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ पे x² में क्या गुणा कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यानी a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। और जो x में गुणा करता है वो b होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, तो
-4 गुणा कर रहे हैं, यानी बी का मान यहाँ पे -4 है और सी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख दिए 3। अब बस इसमें आपको बी और ए का मान रख देना है, तो आइए रखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना है तो ये भी -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। और ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 और यहाँ पे देखिए 4/1 का अर्थ क्या हुआ, तो ये 4 ही हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 और ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी से आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो रूस के राजा होते थे उन्हें जार बोला जाता था, इसीलिए जारशाही कहाँ थी तो रूस में थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। ए ऑप्शन है पथिक, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है सज्जन, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। तो जो पथिक था ये लोभ से प्रभावित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बाघ था उसके हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ए ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1927 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1928 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पीतल का मिश्र धातु है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है Fe और Zn का, बी ऑप्शन है Na और C का, सी ऑप्शन है Cu और Zn का, डी ऑप्शन है Ca और Ag का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है द्रव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। तो शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। ए ऑप्शन है 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 9.5 साल के थे, तो इनके पिताजी की लूह के कारण से देहांत हो गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया है x² - 3, बोल रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बराबर के उधर आपको 0 लिखना पड़ेगा और x का मान आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा। और जो x का मान निकलेगा वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो सबसे पहले -3 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो आइए भेज देते हैं। यहाँ पे देखिए x² बच जाएगा और ये -3 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब आपको केवल x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे x² है तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा हमारा x और रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो रूट में संख्या होता है ये प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी x का यहाँ पे 2 मान निकलेगा, एक प्लस में यहाँ पे √3 निकलेगा और एक यहाँ पे माइनस में √3 निकलेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्यक हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14
14 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? ए ऑप्शन है किरोसिन तेल में डुबा के, बी ऑप्शन है जल में डुबा के, सी ऑप्शन है दूध में डुबा के, डी ऑप्शन है पेट्रोल में डुबा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फास्फोरस होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है? तो उसको जल में डुबा के रखा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है? ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आलस कथा पाठ में कितने आलसी हैं? तो 4 आलसी हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है एलपीजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है। तो जो एलपीजी होता है ये एक उत्तम ईंधन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ए ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है गांधी सेतु, डी ऑप्शन है जवाहर सेतु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो गांधी सेतु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये गांधी सेतु पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये गंगा नदी के ऊपर बना है, इसे आपको याद रखना है। और गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो ये पटना में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे cos 60 के जगह पे हम 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए cos 60 के जगह पे कितना लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बट्टा पर का गुणा हो गया, अब इसे कटा दीजिए। 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर में देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। यानी हमारा आंसर कितना निकला? 1/2 निकला। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? ए ऑप्शन है फैराडे ने,
बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो फैराडे ने किया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 23 अप्रैल को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ए ऑप्शन है कुरान का, बी ऑप्शन है गीता का, सी ऑप्शन है रामायण का, डी ऑप्शन है बाइबिल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है टीबी, डी ऑप्शन है जुखाम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है समावर्तन संस्कार में, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, सी ऑप्शन है किशांत संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ। ए ऑप्शन है मध्य युग में, बी ऑप्शन है प्राचीन युग में, सी ऑप्शन है वर्तमान युग में, डी ऑप्शन है आधुनिक युग में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ, तो मध्य युग में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है विश्वास, बी ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है, यानी दोनों होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है जिसका नियामक यहाँ पे -2,3 दिया है, एक और बिंदु है जिसका नियामक यहाँ पे 4,1 दिया है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु का आपको नियामक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 + x2 बटा 2 होता है और यहाँ पे y1 + y2 बटा 2 होता है। बस यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है। तो जो ये पहला वाला बिंदु है इसमें का जो पहला वाला होता है ये x1 होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y1 होता है और ये जो दूसरा वाला बिंदु है इसमें का जो पहला वाला होता है ये x2 होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y2 होता है। बस इसमें आपको रख देना है। x1 का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे रख देंगे -2, प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है तो देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4 और बट्टा के नीचे 2 है तो हम भी यहाँ पे बट्टा के नीचे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है, तो y1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे आपको अब y2 का मान रखना पड़ेगा, तो y2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और बट्टा के नीचे कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे
पे 2 बचेगा और बट्टा के नीचे कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और बट्टा के नीचे कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 एक बार में कट जाएगा और ये देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 ये 2 बार में कटेगा, यानी कितना निकल गया हमारा मध्य बिंदु का नियामक, तो 1,2 निकल गया, यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है हरा रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग, डी ऑप्शन है बैगनी रंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है, तो बैगनी रंग अंदर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में बाहर कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है लेखक के साले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि WTO का विस्तृत नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि WTO का विस्तृत नाम क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और WTO का हिंदी में क्या होता है, तो विश्व व्यापार संगठन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है तीर धनुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि 7-3 में x नियामक क्या होगा। यहाँ पे एक बिंदु का यहाँ पे नियामक दिया है 7-3, तो इसमें बोल रहा है कि x का नियामक क्या होगा। तो जो पहला होता है ये x नियामक होता है और ये जो दूसरा होता है ये y नियामक होता है। तो x नियामक कितना है 7 है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि y नियामक क्या होगा, तो जो इसमें का दूसरा होता है वो y नियामक होता है और y नियामक कितना है, तो -3 है, तो ये भी साथ में आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है अंबेडकर, बी ऑप्शन है कांशीराम, सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है रामविलास पासवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांशीराम थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। ए ऑप्शन है लखनऊ घराने से, बी ऑप्शन है डुमराव घराने से, सी ऑप्शन है बनारस घराने से, डी ऑप्शन है इनमें से किसी से नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है ऊष्माशोषी, बी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो जो श्वसन है ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38
38 नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चुंबक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अपचयन की जो क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया वाला भाग जो होता है ये दान में दिया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और आप लोग टेस्ट भी दे चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं कि कितना किसका कितना आया। तो अब यहाँ पे आप बता दीजिए हमें कि 40 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।